नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। आजकल एक विषय पर चर्चा खूब हो रही है और वो विषय ये है कि मोदी जी की पहली स्टेट विज़िट जब हम कहते हैं तो यूएस की स्टेट विज़िट का मतलब होता है कि वहाँ की सरकार के आमंत्रण पर भारत का प्रधानमंत्री वहाँ पर गया है। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले होता था कि यूएस हमें पूछता पाछता तो था नहीं, हम खुद ही वहाँ जाकर अपनी हाजिरी लगाया करते थे और हाजिरी लगाकर उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि भैया हम आपसे मिलने आए हैं, वो समय दे दें तो अच्छा है, नहीं दे दें तो अच्छा है। ऐसी परिस्थिति में आपने देखा होगा कि इमरान खान गए तो इमरान खान को कभी बादशाह नहीं मिलता है, तो किसी राज्य में सऊदी अरेबिया का सुल्तान नहीं मिला, कि प्रिंस नहीं मिला, कि वो किसी और से मिलवा दिया, कि वहाँ यहाँ से जब पाकिस्तान से उनका जनरल गया तो जनरल से मिलकर चला आया, जनरल को प्रिंस से नहीं मिला गया। ऐसे ही यूएस में भी होता था कि हमारा कोई प्रधानमंत्री गया, कोई और व्यक्ति गया, तो वहाँ पर जाने के बाद वो राष्ट्रपति कभी नहीं मिलता था तो कभी कुछ नहीं। लेकिन ये स्टेट विज़िट का मतलब होता है कि उस देश ने आपको इनवाइट किया है, यूनाइटेड स्टेट ने आपको इनवाइट किया है ऑफिशियली, कि हम आपको ऑफिशियल इनविटेशन देते हैं। ऑफिशियल इनविटेशन जब भी होता है, किसी का भी ऑफिशियल इनविटेशन होगा कि देश बुला रहा है, तो फिर आप समझ लीजिए कि वहाँ की सरकार एयरपोर्ट से लेकर और जो हमारी वापसी है वहाँ तक पलखे बिछाकर रखती है। मोदी जी की इस विजिट पर हमने सबने देखा भी होगा कि जैसे ही वो वहाँ प्रवेश किए हैं तो कैसा उनका भव्य स्वागत और क्या सम्मान की परिस्थिति दिखाई पड़ी। योग दिवस पर वो आज बोलेंगे भी, देखते हैं योग दिवस में वो शामिल होंगे तो कैसे बोलेंगे, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। योग दिवस हम सब जानते भी हैं कि योग दिवस योगी मोदी जी के सहयोग से ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को चुना गया है। ये सब बातें ठीक हैं। मैंने कल परसों 2-3 दिन पहले एक बार चर्चा भी की थी कि वहाँ पर जो डेमोक्रेट्स हैं वो विभाजित हो गए हैं। हालांकि रिपब्लिकन सदैव भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष में रहते हैं, भारत की इस फिलॉसफी के पक्ष में रहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी रहती है। डेमोक्रेट्स कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं, प्रो मुस्लिम होते हैं, प्रो क्रिश्चियन होते हैं। क्रिश्चियन तो देश है ही, तो मैं कहूँ प्रो मुस्लिम रहते हैं। इसलिए वो हार्ड कोर मुस्लिम देशों की जो समस्याएं हैं, जो वहाँ का आतंकवाद है, उसको भी डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे देश के कांग्रेस सहित जो विपक्षी दल इस समय हैं वो आतंकवाद को कहीं ना कहीं टॉलरेट करने का प्रयास करते हैं, डाइल्यूट करने का प्रयास करते हैं और उल्टा सरकार के ऊपर प्रश्न खड़े करने शुरू कर देते हैं। वो हमने देखा भी होगा कि कैसे पुलवामा के मामले में, या जो बालाकोट हमने किया, या फिर जो पुलवामा हुआ था, उसमें भारत सरकार को ही कटघरे में खड़ा करने का काम हमारे विपक्षियों ने किया। पाकिस्तान को दोष, ये जो मलिक है ना, क्या नाम है उसका, सत्यपाल मलिक। अब आप सोचिए, एक्सप्लोजिव पाकिस्तान से आया, ये वहाँ का गवर्नर था। गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस काम नहीं की, हो सकता है नेशनल इंटेलिजेंस भी फेल हुई हो। एक ट्रक भरा हुआ घूम रहा था और इल्ज़ाम लगा दिया उसने घुमाकर भारत सरकार के ऊपर, कहा कि भारत सरकार की इंटेलिजेंस फेल हो गई, तुम वहाँ के गवर्नर थे, तुम्हारी और गवर्नर, वहाँ सरकार थी नहीं, गवर्नर ही सब कुछ था। तो वहाँ अब हम हेलीकॉप्टर दे देते, अपने ही देश में हेलीकॉप्टर से सेना इधर से उधर चलेगी, अपने देश को भी सुरक्षित नहीं कर सकते। तो फेल्योर उसकी खुद की, और सवाल खड़ा किया सरकार पर। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की राजनीति भारत में होती है और भारत के राजनीतिक क्या करते हैं। विदेशों की धरती पर जाकर भारत की अवहेलना जितनी कर सकते हैं राहुल गांधी जैसे लोग, वो करते ही हैं। अगर भारत में गीता प्रेस को आप वो पुरस्कार देंगे तो भी उनको समस्या है, भारत में किसी आदिवासी वनवासी को आप पुरस्कार देंगे तो भी उनको समस्या है, भारत में कुछ अच्छा करेंगे तो भी उनको समस्या है। मतलब कुल मिलाकर राजनीति इतनी खराब कर ली कि भारत का विरोध, मोदी जी का विरोध करते करते भारत विरोध में चला गया। खैर, ये सब राजनीति है, ये चलती रहती है। लेकिन एक विषय जिस पर चर्चा हो रही है, वो चर्चा द स्क्रॉल.इन, हम जानते हैं कम्युनिस्टों की एक वेबसाइट है, बड़ी भारी वेबसाइट है जिसकी कमाई का साधन तमाम तरह की फंडिंग ही है, उसका कोई और कमाई का साधन नहीं। स्क्रॉल ने कहा कि भाई मोदी जी के यूएस विजिट पर वहाँ लोग क्या कह रहे हैं। मैंने चर्चा की थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है, वहाँ टाइम्स मैगजीन क्या कह रही है, वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है। जो कोई भी प्रो डेमोक्रेट है और एंटी रिपब्लिकन है वहाँ पर,
वो सब भारत में प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं। मोदी जी वहाँ पर स्टेट विजिट पर हैं और मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मोदी जी के जो वहाँ फॉलोवर हैं, जो वहाँ पर उनका इन्विटेशन हुआ सरकारी विजिट पर, जो उनको हाथों हाथ लिया जा रहा है, उसकी चर्चा नहीं कर रहे। चर्चा कर रहे हैं कि साहब वहाँ के लोकल रेजिडेंट क्या कर रहे हैं, लोकल रेजिडेंट क्या सोचते हैं। 1 2 4 5 10 लोग, 1000 2000 5000 10,000 लोग सोचते होंगे। 30 करोड़ की आबादी में अगर 5000 लोग ऐसा सोचते होंगे तो क्या उस देश की भाषा है वो? भाषा उस देश की, किसी भी देश की, तो वो होती है जो वहाँ का ऑफिशियल इनविटेशन कहता है, ऑफिशियल रिकॉग्निशन कहता है। लेकिन हमारे देश का हाल तो हम जानते ही हैं कि वो निकाल के लाएंगे जिससे कि देश का मान कमज़ोर हो। मोदी को कमज़ोर करते करते मान कमज़ोर करने पर लग जाते हैं। द हिंदू लग जाएगा, इकोनॉमिक टाइम्स लग जाएगा, और ये स्क्रॉल वगैरह लग जाएंगे, ये सब द वायर, ये सब मीडिया लग जाएगी कि सब बड़ा भारी अपराध कर दिया वहाँ जाकर। लेकिन उन्होंने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को जो इंटरव्यू दिया उसके डिफरेंट मायने ये लोग निकाल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अमेरिका की विजिट पर जो द वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू दिया, जिसमें मोदी जी ने कहा कि भाई सभी राष्ट्र स्वतंत्र हैं, सभी राष्ट्रों की सॉवरेंटी मेंटेन रहनी चाहिए, और सॉवरेंटी मेंटेन करना भारत उसके पक्ष में है कि सबकी सॉवरेंटी मेंटेन हो, कोई किसी पर एग्रेशन ना करे, कोई किसी पर दबाव ना बनाए। ये यूएनओ का भी मैंडेट है। अगर आप कहेंगे यूएन चार्टर को पढ़ेंगे तो उसके सेक्शन 7 को आप पढ़ लीजिए, तो वो नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी साफ है कि अगर यूएनओ का कोई सदस्य है तो वो सॉवरन कंट्री ही होगा। अगर यूएनओ का कोई मेंबर है और वो सॉवरन कंट्री नहीं है तो फिर वहाँ पर अगर जो कॉलोनिस्ट शासन कर रहा है, जो कॉलोनी बनाए हुए हैं, उनको ये तय करना पड़ेगा कि वो कब छोड़ के जा रहे हैं उस देश को। हम सब जान ही रहे हैं कि जब आज़ादी पूरे संसार को मिली थी तो केवल भारत को नहीं मिली, आज़ादी पूरे संसार के सभी कंट्रियों को मिली थी, जो कोई भी उस समय कॉलोनी बना हुआ था, कोई भी। क्यों? क्योंकि यूएनओ पर साइन करते समय सभी देशों ने ये तय किया या इस पर अंडरटेकिंग की कि वो कॉलोनी छोड़ देंगे, वो सभी देशों को आज़ाद करेंगे। ये यूएनओ का मैंडेट है। इसलिए मोदी जी ने वही दोहराया। उन्होंने कहा कि नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी है और भारत भी उसी के पक्ष में है कि कोई भी देश सॉवरन रहेगा। अब उसके मायने क्या निकाले? उसका एक मायने लोगों ने ये निकाला कि चाइना और रशिया को संदेश दे दिया, क्योंकि रशिया यूक्रेन में है और चाइना दूसरी तरफ वो ताइवान में एग्रेशन कर रहा है। तो ये मोदी जी का स्ट्रॉन्ग संदेश आया चाइना के खिलाफ और रशिया के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो बाइडेन से मिलने जा रहे हैं, यूएस में जा रहे हैं, और यूएस में बाइडेन से मिलने का मतलब है रशिया के खिलाफ अगर स्टेटमेंट नहीं देंगे तो बाइडेन उनका वेलकम कैसे करेंगे? भाई ये बात तो जब वो बाइडेन से मिलने नहीं जाते, वो रशिया से मिलने गए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि भाई ये इंटरवेंशन की भारत पक्ष में नहीं है कि कोई भी इंटरवेंट करे एक दूसरे कंट्री में। उनकी अपनी पर्टिकुलर समस्याएं हो सकती हैं, वो अपने निपट रहे होंगे। भारत किसी को ना प्रोत्साहित करता है, ना ही किसी को हतोत्साहित करता है। भारत किसी की अड़ी में टांग नहीं अड़ाता, ये भारत का अपना नियम है। अब इसका दूसरा मायना ये निकाला जा रहा है कि 15 जून को सन 2020 को हमारे यहाँ गलवान हुआ था। गलवान में 20 सैनिक हमारे मारे गए थे। ऑफिशियली चाइना ने अपने 4 डिक्लेयर किए, पहले 0 डिक्लेयर किया था, फिर 4 डिक्लेयर किए, लेकिन अनऑफिशियली वहाँ पर ये भी सूचनाएं हैं कि लगभग 100 सैनिक मारे गए थे चाइना के, क्योंकि उनके परिवार वालों को अवार्ड दिया गया, उन परिवार वालों को पैसा दिया गया, परिवार वालों के स्टेटमेंट आए। तो उनकी जो मीडिया रिपोर्ट है उनके आधार पर हम कहते हैं लगभग 100 लोग थे। कुछ कम ज़्यादा, कोई 100 बताता है, कोई 120 बताता है, कोई 40 बताता है, कोई 60 बताता है, लेकिन ये तो पक्की बात है कि वो थे तो 50 से ऊपर जो डेटा निकाल कर लाया गया। अब ये कहा जा रहा है कि उसकी तीसरी वर्षी पर, गलवान की जो घटना हुई जिसमें हमारे 20 सैनिक मारे गए, उसकी तीसरी वर्षी पर मोदी जी का जो स्टेटमेंट आया वो आया सॉवरन कंट्री का। कोई भी कंट्री सॉवरन है, अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए कोई किसी कंट्री पर दबाव नहीं बना सकता। ये सब मीडिया में मर दुनिया भर का वो तीसरी वर्षी, चीन या रशिया, ये सब बातें चल रही हैं। मेरा अपना डिफरेंट व्यू ये है कि मोदी जी जब स्टेट विजिट पर हैं तो कोई भी देश उन पर दबाव ना बनाए।
यूएस उन पर दबाव ना बनाए कि वो उनके साथ एग्रीमेंट करें। हालांकि टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट होने जा रहा है, टेक्नोलॉजी का कॉपरेशन की बात इसमें है, डिफेंस की टेक्नोलॉजी की कॉपरेशन की बात है, टेलीकॉम कॉपरेशन की बात है, यहाँ पर मीडिया कॉपरेशन की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कॉपरेशन की बात है। ये सब कुछ विषय अमेरिका के साथ होने वाले हैं, जिसमें हम एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। भारत को एआई टेक्नोलॉजी की बड़ी आवश्यकता है इस समय। तो कितनी इस्तेमाल होनी, कितनी नहीं होनी, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इलॉन मस्क प्रधानमंत्री जी से मिला, उसने टेस्ला के लिए क्या प्लान बताए कि भाई हम ये करना चाहते हैं, जो भी टैक्स के मामले में तो हमारे यहाँ जीएसटी काउंसिल ही तय करती है। तो लेकिन मोदी जी तो स्टेट प्राइम मिनिस्टर होने के नाते सबको वेलकम करेंगे, भैया आइए, इन्वेस्टमेंट करिए, बनाइए। मस्क ने अपना प्लान बताया और बताकर ये कहा, तो फिर उस पर भी चर्चा शुरू हो गई कि भाई एलन मस्क को देखो, अभी तक गाली दे रहे थे, अब उनको बुलाना शुरू कर दिया, उनके साथ गले मिला रहे हैं, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, ट्विटर जब से खरीदा है तब से उससे दोस्ती होगी, दुनिया भर का लगाना शुरू किया। भैया भारत का प्रधानमंत्री है, इन्वेस्टमेंट हम विश्व से लेकर आते हैं, आप इन्वेस्ट करिए आके, आपके इन्वेस्टमेंट का स्वागत है, लेकिन हम अपनी शर्तों पर, अपनी पॉलिसी पर, आप अपना ऑफर बताइए। एलन मस्क ने अपना ऑफर बताया और उस ऑफर पर मोदी जी क्या रिस्पॉन्ड देते हैं वो देखा जाएगा, लेकिन अभी वो उनसे मिले। अब यहां पर जो वॉल स्ट्रीट जर्नल को उनका इंटरव्यू, उन्होंने जो बयान दिया या जो इनको इंटरव्यू हुआ, उसका मतलब ये साफ लगाया जाना चाहिए कि यूएस भी हमारे ऊपर दबाव नहीं बना सकता। मोदी मोदी हैं, मोदी अपनी शर्तों पर काम करते हैं। हाँ, हम दोस्ती सबसे रखते हैं, याराना सबसे रखते हैं, हम आपके अच्छे मित्र, आप हमारे अच्छे मित्र। कहा जाता है कि 4 महिलाएं जब जाती हैं जनरली किसी ऑटो टेम्पो टैक्सी में इकट्ठी होकर, तो वो कहती हैं कि भैया दोस्ती पक्की और खर्चा बंटवारा, यानी कि खर्च अपना अपना करो तब दोस्ती पक्की रहेगी। तो महिलाओं पुरुषों के मामले में तो ऐसा नहीं हम जनरली देखते, कोई एक आगे उतर कर आता दे देता और ध्यान नहीं देता, लेकिन महिलाओं के मामले में ये मेरा अपना भी अनुभव है कि महिलाएं जनरली रोज जाती हैं तो वो अपना किराया बांट लेती हैं कि भैया इतना किराया, ये टैक्सी करिए, इसका इतना हो जाएगा। वो हाल मोदी जी का भी है कि भैया दोस्ती पक्की, लेकिन शर्तें अपनी अपनी। आप हम पर शर्त किसी तरह से थोप नहीं सकते। और ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आज मोदी जी सत्ता में हैं। ये आपको याद होगा कि ट्रंप क्या कहते थे, डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के लिए कहते थे, ही इज़ अ टफ नेगोशिएटर। हम बाकी संसार के ऊपर अपनी बात मनवा लेते हैं, लेकिन मोदी जी तो टफ नेगोशिएटर हैं। जब तक वो नेगोशिएशन सही से कर नहीं लेते अपनी शर्तों पर, तब तक वो कोई डील करते ही नहीं। इसलिए हम सॉवरन हैं, इसका मतलब ये लगाया जाना चाहिए हम सॉवरन हैं, हमारी सॉवरेंटी इंडिपेंडेंट है और हम पर कोई दबाव नहीं बना सकता, हमारे मामलों में इंटरवेंशन नहीं कर सकता। अगर हम अमेरिका जा रहे हैं तो रशिया नहीं कर सकता, रशिया जा रहे हैं तो अमेरिका नहीं कर सकता। इंडिया फर्स्ट की हमारी पॉलिसी है, इसलिए भारत हमारे लिए प्रथम होने के नाते हमारे लिए जो अच्छा होगा, हम रशिया से तेल लें, हम तेल वाले से तेल लें, हम यूरोप से तेल लें, हम यूरोप को तेल दें, तेल बेचें, जो इच्छा है वो हम करेंगे। अगर इलोन मस्क हमारे लिए अच्छा बैठता है तो हम उसको बुलाएंगे, अगर वो हमारे लिए अच्छा नहीं है तो हम उसको भगाएंगे। लेकिन हम किसी के प्रति अपनी कोई पहले से अवधारणा तय नहीं करते। जो भारत के लिए अच्छा है उस समय वो निर्णय किया जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत एक सॉवरन कंट्री है। इसलिए वॉल स्ट्रीट जर्नल को जो उनका इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू का मतलब बिल्कुल साफ है कि भारत सॉवरन है, ना चाइना, ना रशिया, ना अमेरिका कोई भी भारत के ऊपर अनुचित दबाव नहीं बना सकता, भारत की पॉलिसीज़ पर कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकता है। इसलिए डिफरेंट मीनिंग्स लगाए जा रहे हैं उनके वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू के। मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, मेरा अपना मानना है। वो बात चरितार्थ तभी होगी जब मोदी जी अपनी शर्तों पर वहाँ नेगोशिएशन करते हैं, और ये अभी तक देखा गया है कि संसार भर के साथ मोदी जी अपनी शर्तों पर नेगोशिएशन करते हैं। नहीं अगर डील हो पाती, आपको जैसे यूके की डील आपको याद होगा, यूके की डील अगर खटमंडल में पड़ती दिखाई पड़ी तो भारत सरकार ने समय ले लिया, वहाँ 2-2 प्रधानमंत्री बदल गए, लेकिन भारत सरकार उनसे डील अपनी ही शर्तों पर करने वाली है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत में आज मोदी जी का नेतृत्व है और भारत सॉवरन कंट्री है। जो जिसके दिमाग में भी है कि भारत सॉवरन कंट्री नहीं है, ये उसकी गलत फहमियाँ हैं। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चलता है कि भारत से इतना पैसा वहाँ महारानी के लिए जाता है, इतना हम उनको कर्ज देते हैं, ये उनको सुविधाएं देते हैं, ये सब गलत है।
सीधी सी बात समझने की यह है कि अगर यूएनओ के हम पार्ट हैं तो यूएनओ की पहली कंडीशन है कि सभी कंट्री सॉवरन होंगे, अपने निर्णय करने के लिए सक्षम होंगे और कोई कंट्री दूसरे कंट्री पर दबाव नहीं बना सकता, कोई कंट्री किसी कंट्री के इंडिविजुअल मामलों में इंटरवेंशन नहीं कर सकता। ये यूएनओ की पॉलिसी है, यूएन चार्टर में लिखा हुआ। अब चूंकि यूएन चार्टर के हम भी सदस्य हैं और यूके भी सदस्य है, इसलिए ऐसा है। अब इसको अगर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के नज़रिए से देखेंगे कि हम हाई कमीशन क्यों हैं, तो वो नेहरू जी की अपनी एक डील थी, वो नेहरू जी की डील हम निभा रहे हैं, निभ रही है। वो अलग बात है अगर हम कल को कहते हैं कि हम उसमें नहीं हैं, हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस से बाहर जाते हैं, तो फिर जैसे ही हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस से बाहर जाते हैं वैसे ही ये ध्यान रखना चाहिए कि हाई कमीशन शब्द हट जाएगा और सब एम्बेसडर हो जाएंगे। लेकिन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में रहने से हमें कोई हानि नहीं है, उसमें रहने से हमें कुछ ना कुछ लाभ ही है, इसलिए हम उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ध्यान रखने की बात है कि भारत सॉवरन है और मोदी जी अभी उसके प्रतिनिधि हैं, इसलिए देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत का प्रधानमंत्री, भारत का ऑफिशियल प्रधानमंत्री यूएस की ऑफिशियल विजिट पर गया है, इसलिए अगर क्रिटिसाइज़ भी किया जाए तो फिर उसकी सीमाएं होनी चाहिए, उसका दायरा होना चाहिए। अदरवाइज़ भारत के प्रधानमंत्री को आज क्रिटिसाइज़ करना यूएस विजिट पर मतलब पूरे भारत को क्रिटिसाइज़ करना है। ये फ़र्क लगा पाते हैं विपक्षी कि नहीं लगा पाते हैं, वो तो भविष्य बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।